हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुज कुशवाहा। ये है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 12 और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको अक्सर लोग अपनी प्रिपरेशन में इग्नोर कर देते हैं। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक को उन्हें लगता है बहुत ही मुश्किल है और वो इस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जितने भी उसके रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जैसे टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हो गया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, सिर्फ इन सब को बेसिक तरीके से आपको जानना और फार्मूले याद रखना है। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे और बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के थियरी वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो सप्लीमेंट्री लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबसे पहले थियरी वाले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद ही अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम टीजीटी और पीजीटी में जितने भी अभी तक थियरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा अगर आप सबसे पहले थियरी वाले लेक्चर को देख करके एक बार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको यह आभास हो जाएगा कि ये टॉपिक से कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है आपको इस टॉपिक से। आप देखिए कि जो भी 16 से 18 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा और आपको लगेगा कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थियरी वाले लेक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर तो हम सिर्फ फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बाकी वो फार्मूले में यूज होने वाले टर्म का क्या मतलब है और कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है, वो सारी बातें हमने थियरी वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डे स्पेंट इन अ स्पेसशिप कंपेयर्ड टू 3 days ऑन अर्थ, द स्पीड ऑफ शिप विल बी। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि अगर एक स्पेस शिप के अंदर एक दिन बिताया जाए तो वो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर 3 दिन के बराबर होता है, तो उस स्पेस शिप की स्पीड कितनी थी, ये आपको बतानी है। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? तो ये है आपका टाइम डायलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का क्या मतलब हुआ, तो इसके बारे में हमने आपको थियरी वाले लेक्चर में बताया है, नोट्स भी हमने इसको लिख के प्रोवाइड किया है। टाइम डायलेशन में क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि एक हमारा ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक यहाँ कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस नाम दे रहे हैं और इस वाले को हम एस डैश नाम दे रहे हैं। ठीक, और ये वाला जो हमारा फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये हमारा फ्रेम जो है वो रेस्ट में। तो अगर इस फ्रेम के अंदर कोई घटना हो रही हो, कोई इवेंट हो रहा हो, और वो इवेंट के होने में जो टाइम लगा है वो टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी घटना है उस इवेंट के होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम टी नॉट बोल रहे हैं। तो वही घटना, वही इवेंट जो इस वाले स्पेसशिप या इस वाले फ्रेम के अंदर हो रहा है, वही घटना का अगर हम टाइम देखें तो वो टाइम हमें यहां पर मिलता है टी। मतलब कोई घटना, जैसे मान लीजिए कोई इसके अंदर कोई बम है, उसको ब्लास्ट करना है, तो इस वाले फ्रेम के अंदर जो उसका ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्टिंग में जो टाइम लगा है, एक्सप्लोजन में जो टाइम लगा है, वो टाइम आपने कहा टी नॉट, और वही टाइम को आपने यहां से मेजर किया, उसको आपने बोला टी। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखते हैं कि मूविंग फ्रेम के अंदर जो घटना हो रही है, तो इस वाले फ्रेम, जिस फ्रेम के अंदर ये घटना हो रही है, उस वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस वाले टाइम को हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर टाइम। मतलब जिस फ्रेम में आप बैठे हैं उसी फ्रेम में ये घटना हो रही, तो ये प्रॉपर टाइम। लेकिन किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस वाले टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां से हम जो टाइम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायलेटेड टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायलेटेड टाइम। और ये जो डायलेटेड टाइम टी होता है वो टी नॉट से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है ना, डायलेटेड टाइम का मतलब टाइम जो है डायलेट हो गया, स्लो हो गया, तो ये वाला टाइम इस वाले टाइम से क्या हो गया, ज्यादा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टी इक्वल टू टी नॉट अपान में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ये फार्मूला है।
प्रॉपर टाइम और डायलेटेड टाइम के बीच का ये रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसा आपको टाइम डायलेशन का क्वेश्चन दे तो जो कम वाला टाइम है वो टी नॉट की वैल्यू है, जो ज्यादा वाला टाइम है वो टी की वैल्यू है, क्योंकि ये है डायलेटेड टाइम और ये है आपका प्रॉपर टाइम। ठीक, तो यहां पर स्पेसशिप में 1 दिन बिताया इन्होंने, लेकिन अर्थ पर वही कितना हो गया, 3 दिन हो गया। इसका मतलब जो 3 दिन है वो टी की वैल्यू है, वो डायलेटेड टाइम है 3 डे, और जो वहां पर आपने स्पेसशिप के अंदर जो टाइम आपने बिताया था वो टाइम 1 दिन था, वो था प्रॉपर टाइम। ठीक है ना, यानी स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में अर्थ पर जो टाइम है वो डायलेट हो गया। तो t इक्वल टू 3 डेज और t नॉट इक्वल टू 1 डेज, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से सॉल्व करके। तो रख देते हैं t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू हो जाएगी 3 और t नॉट की वैल्यू कितनी 1 और अपान में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3, ये 3 इधर आया और ये इधर गया, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर निकलेगा, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 यानी कि 8, 8/9 इक्वल टू वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 सी स्क्वायर। ठीक है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8/9 सी स्क्वायर, और आपको वी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8/9 और उसके बाहर क्या मिलेगा सी। ठीक है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा कैलकुलेशन। सिर्फ इस क्वेश्चन को करने में जरूरत किस बात की थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक जगह पर टाइम कम है, एक जगह पर टाइम ज्यादा है, ये टाइम डायलेशन कहलाता है। और इससे रिलेटेड जो फार्मूला वो ये है टी इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट अपान में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये है आपका प्रॉपर टाइम यानी कम वाला टाइम, और ये है आपका डायलेटेड टाइम यानी कि ज्यादा वाला टाइम। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने थियरी वाले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आप अगर टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लेक्चर अपने आप में मोर देन इनफ है, पूरी तरह से वो कंप्लीट है। लेकिन अगर आप और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास थियरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड 5 टोटल लेक्चर हैं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का हर एक लेक्चर है। तो आप उस पूरे लेक्चर को अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिटेल में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें बता देंगे, हम आपको उसका 5 लेक्चर और उसका पूरा डिटेल्ड नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस उतना ही करेंगे जितना हम हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है ना, शॉर्ट में और टू दी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मैच कर गया, रूट 8/9 सी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। और ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने मन से नहीं लिखा हमने, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट शोज दैट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो इस बात के वेरिफिकेशन के लिए किया गया था कि ईथर नाम का जो मीडियम है वो एक यूनिवर्सल एब्सोल्यूट मीडियम हर जगह प्रेजेंट है, जिसको हम ईथर हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन जब माइकलसन मोरले ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आया उससे ये निकला कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, यानी ईथर का जो कॉन्सेप्ट था, ईथर का जो हाइपोथेसिस था वो गलत था, या ये कह सकते हैं कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट हमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से नहीं मिला। तो आप इसमें से देख लीजिए, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये इसमें करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज करेक्ट फॉर ऑल लो एंड हाई वेलोसिटीज, नहीं, देयर इज एन एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम, नहीं, ऐसा तो लोग एक्सपेक्ट करते थे लेकिन ये हुआ थोड़ी था। देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम्स आर रिलेटिव, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटिव इन ऑल केसेस, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में एक बात ध्यान रखिए कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो था उसका जो रिजल्ट मिला था वो एक तरह से हम कह सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट मिला था, नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि उसमें ईथर हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट मिला था वो बिल्कुल अगेंस्ट था। तो जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे अपोजिट रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट मिला था, लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, और इसी ने एक तरह से स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पिलर है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था, बेस जो है वो यहीं से बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं इफ 3.6 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कंप्लीटली
देन इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड विल बी। पीजीटी 2013 का ही ये क्वेश्चन है कि अगर 3.6 ग्राम मास को या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो उससे कितनी बिजली पैदा हो सकती है। ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं सब के सब किलोवाट आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि 3.6 ग्राम मास जो है यानी m की वैल्यू जो गिवन है 3.6 ग्राम, आप सबसे पहले तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करिए तो 3.6 इंटू 10 पावर माइनस में 3, अब ये हो गया क्या किलोग्राम। इतना मास जब डिस्ट्रॉय होगा, पूरा मास डिस्ट्रॉय होगा, तो पहले तो कितनी एनर्जी आएगी वो एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो E इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग है ना। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू mc²। और यहाँ पर जो m डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो मास वो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 और उसके बाद c², c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे तो 9 इंटू 10 पावर 16 और ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 3.6 है। ठीक है, चलिए 9 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर ये 16 और ये -3 कितना हो जाएगा 10 पावर 13, इतना हो जाएगा जूल। ठीक है, यानी अगर हम 3.6 ग्राम मास को डिस्ट्रॉय करें तो उसके बदले में हमें इतनी एनर्जी मिलेगी आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं ना। घरों में जैसे बिजली का बिल आता है तो यूनिट के हिसाब से बताते हैं ना कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये किलोवाट आवर क्या है पहले तो आप ये समझिए। किलोवाट आवर का मतलब इसी को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम यूनिट नहीं बल्कि BTU होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन हम शॉर्ट में सिर्फ यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट का मतलब ये कि 1 किलोवाट वाले इंस्ट्रूमेंट को, 1 किलोवाट पावर वाले इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे तक यूज करने में जितनी बिजली की खपत होती है उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर, है ना। तो 1 किलोवाट, जैसे हर इंस्ट्रूमेंट का अपना वाटेज होता है, तो 1 किलोवाट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, कोई लोड है, उसको 1 घंटे तक आप यूज करिए तो जितनी बिजली की खपत करेगा उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और आप इसको 1 किलोवाट आवर को अगर वाट में लिखेंगे तो 1 किलो को 10 पावर 3 ये बन जाएगा वाट, है ना, और इनटू में हो जाएगा कितना 1 आवर। अब ये आप देखिए ये जो वाट है इस वाट को P इक्वल टू W/T, है ना, पावर की यूनिट होती है वाट, तो वाट को यानी पावर की यूनिट जो वाट है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 10 पावर 3 जूल पर सेकेंड, और ये जो 1 आवर है इसको हम 3600 सेकेंड बोलते हैं, है ना। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा लिखा जाएगा इस तरीके से 3.6 इंटू 10 पावर 6 क्या जूल। तो ये एक रिलेशन है जिसको हमने डिराइव भी कर दिया कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। और अगर आपको ये पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हैं तो आप इस जूल वाली वैल्यू को किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे ये कन्वर्ट होगा, जूल वाली वैल्यू को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करना होगा। ये था 9 इंटू 3.6, है ना, 9 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर ये 13 और अपान में किससे डिवाइड करें, देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना जूल, तो 1 जूल इक्वल टू ये पूरा आके अपान में हो जाएगा किलोवाट आवर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10 पावर में 6। बस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 7, 9 इंटू 10 पावर 7 किलोवाट आवर या यूनिट। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा और आप इसमें ढूंढ लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 इंटू 10 पावर 7 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप ये वाला रिजल्ट भी याद रखें और साथ में आप ये आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन याद। आसान था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%। क्या कह रहे हैं कि मास एनिहिलेशन इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज 0.3%, मतलब जितना भी मास आप ले रहे हैं उस फ्यूजन प्रोसेस में, उस मास का सिर्फ 0.3% जो है वो एनिहिलेट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है।
यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि द एनर्जी, अब यहां फुल स्टॉप होगा, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई एनिहिलेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी। अगर 1 किलोग्राम मास को हमें एनिहिलेट करना है तो 1 किलोग्राम पूरा पूरा एनिहिलेट होगा नहीं, कितना होगा, सिर्फ उसका 0.3% एनिहिलेट होगा। तो जब 1 किलोग्राम का 0.3% मास एनिहिलेट होगा तो उसके एवज में कितनी एनर्जी हमें मिलेगी वो हमें बतानी है। तो हमें तो पता ही है कि मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू क्या, एम सी स्क्वायर। इसको हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले तो मास निकालना होगा। मास कितना हम यहाँ पर खपत हो रहा है, तो हम यूज कर रहे हैं 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम पूरा पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एनिहिलेट नहीं होगा, सिर्फ इसका 0.3% ही एनिहिलेट होगा। तो इसका मतलब जो कंज्यूम्ड मास है या डिस्ट्रॉयड मास है या मास डिफेक्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 किलोग्राम का 0.3%, 0.3% कितना हो जाएगा ये, यानी कि 0.003 किलोग्राम। ये डिस्ट्रॉयड मास या कंज्यूम्ड मास हो गया। अब आप यहां से एनर्जी निकाल लीजिए, सिंपल सा। तो E इक्वल टू 0.003 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10 पावर 16, और ये आंसर किस में आता है, जूल में। तो ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, और 3 डिजिट पर यहाँ डेसिमल लगाना है, और ये 10 पावर 16 हो गया ऐसा। अब इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये थोड़े अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो हम इसको डेसिमल को इधर ले जा रहे हैं, इसको लिखेंगे 2.7, तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना, -2, और ये 10 पावर कितना, 16 जूल। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 है ना, और 10 पावर 16 -2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 14। ठीक, तो अगर किसी फ्यूजन प्रोसेस में 0.3% मास का एनिहिलेशन प्रोसेस हो रहा है और आपने उसमें इस्तेमाल किया 1 किलोग्राम मास, तो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट, 0.3%, यानी इतना मास कंज्यूम्ड हुआ है, और इतने मास से कितनी एनर्जी मिलेगी, 2.7 इंटू 10 पावर 14 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2000 रुपए का नहीं, पीजीटी सन 2000 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 मीटर इन अ सिस्टम एस, सिस्टम या फ्रेम एस। द लेंथ ऑफ रॉड एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर इन अ सिस्टम एस डैश विच हैज अ वेलोसिटी 0.8 c। देखिए जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइट के जो वेलोसिटी होती है लाइट की, उसके कंपेरेबल जिसकी स्पीड होती है, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड की बजाय सी के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाते हैं, यानी कि सी का 0.8 भाग, तो 0.8 टाइम्स ऑफ सी रिलेटिव टू एस विल बी। यानी यहाँ पर दो फ्रेम दिया हुआ है, सिंपल सी बात समझ लीजिए आप, एक फ्रेम कोई एस है और एक दूसरा फ्रेम है आपके पास कोई एस डैश, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 मीटर इन अ सिस्टम एस। ऐसा करिए आप इसको एस लीजिए तो ज्यादा आसानी होगा आपको समझने में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें करें किसी रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 10 मीटर किसी फ्रेम एस में। द लेंथ ऑफ रॉड एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर इन अ सिस्टम एस डैश विच हैज अ वेलोसिटी 0.8 c रिलेटिव टू एस। ये जो आपका फ्रेम है, अगर मान लीजिए ये रुका हुआ है और ये फ्रेम आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 0.8 c वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जिस फ्रेम में हम हैं, अगर हम वहीं से देखें, मतलब इसके इस रॉड के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में जो फ्रेम है उससे अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो लेंथ हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, है ना। जिस फ्रेम में हम हैं अगर उसी फ्रेम के अंदर वो घटना हो रही है तो वो प्रॉपर टाइम, और उसी फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर लेंथ हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, हो सकता है दोनों मूव कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट ही बोले जाएंगे। और अगर ये रेस्ट में है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये मूव कर रहा है 0.8 c की स्पीड से, तो आपको पता है कि जब हम बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमें रियल लेंथ से या प्रॉपर लेंथ से कम ऑब्जर्व होती है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस फ्रेम के अंदर हम खड़े हैं और हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे मूव करते हुए, तो या तो यही पूरा फ्रेम मूव कर रहा होता, ये पूरा इकट्ठा मूव होता, हम रेस्ट में होते, या तो हम मूव कर रहे हैं ये पूरा रेस्ट में, मीनिंग दोनों का वही है।
तो जब हम इस मूविंग फ्रेम के अंदर से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो लेंथ हमें ऑब्जर्व होगा वो होगा एल, और ये जो एल होगा वो इस एल नॉट से होगा कम। तो एक बात तो श्योर है कि इसका जो आंसर आएगा वो 10 से कम आएगा, और इसीलिए सारे ऑप्शन 10 से कम दिए हुए, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू जो होगी वो एल नॉट से क्या होगी, कम होगी, जबकि वहां टी की वैल्यू जो थी वो टी नॉट से ज्यादा थी, क्योंकि टाइम होता है डायलेट और लेंथ होता है कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बढ़ जाता है और लेंथ जो है वो घट जाता है, और जब टाइम बढ़ जाता है तो उसका रिलेशन कुछ इस टाइप का था ना, टी इक्वल टू टी नॉट अपान 1 माइनस ये पूरा पार्ट इकट्ठा ही रहता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। जब टाइम क्या होता था, बढ़ जाता था, लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है, एल इक्वल टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला एल इक्वल टू एल नॉट और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में क्या, सी स्क्वायर। ये फार्मूला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये फार्मूला है टाइम डायलेशन के लिए, ठीक है। इसमें जो टी है वो टी नॉट से ज्यादा है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, और यहाँ पर जो एल है वो एल नॉट से क्या है, कम है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। तो आपको प्रॉपर लेंथ दिया हुआ है 10 यानी एल नॉट दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, तो आपको एल निकालना है तो कोई भी निकाल लेगा इसको, तो एल नॉट रख दीजिए आप 10। और ये कैलकुलेशन भी काफी आसान है इस क्वेश्चन का, 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 0.8 सी, तो 0.8 सी इसका स्क्वायर करना होगा, और अपान में है सी स्क्वायर। तो जो सी का स्क्वायर होगा वो इस सी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ये 10, और रूट के अंदर 1 माइनस, अब 0.8 का स्क्वायर है तो आप इसको कर सकते हैं 8 का स्क्वायर 64, और डेसिमल भी लगा देंगे तो 0.64 हो जाएगा। कितना आ गया, ये हो गया 10, और 1 माइनस 0.64 करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट कितना, ये हो जाएगा आपका 0.36, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, तो 0.6 इंटू 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और आंसर मीटर में आएगा। तो 6 मीटर जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 10 मीटर वाला रॉड अगर 10 मीटर वाला रॉड अगर 0.8 सी की स्पीड से भागे तो हम अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो 10 मीटर की बजाय 6 मीटर का दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्यादातर यही 2-3 टॉपिक हैं जिनके ऊपर थियरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। ज्यादातर तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आपसे जैसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो पूछ लिया जाता है, आपसे जो है ये टाइम डायलेशन का फार्मूला पूछ लिया जाता है, आपसे मास का जो वेरिएशन होता है, मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच का जो रिलेशन है वो फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ लाइट इज। एक इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है बहुत तेजी से, और कितनी स्पीड है इसकी, तो लाइट की स्पीड के आधे के बराबर स्पीड से ये मूव कर रहा है। जितनी लाइट की स्पीड होती है उस स्पीड के आधे स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो किसी को भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, यही होता है इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। तो ये अगर आप इसमें ढूंढ रहे होंगे और इसको आप टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट का जब जो स्पीड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है, जब वो लाइट की स्पीड से बहुत ही कम होती है, लाइट की स्पीड से बहुत ही कम होती है, तब हम उसमें मास को क्या मानते हैं, कांस्टेंट की मास जो है वो बदलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास जितना है उतना ही रहेगा, कब, जब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ही कम हो। लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, यानी लाइट की स्पीड के फॉर्म में या उसके टर्म में हम लिख पा रहे हैं, इतनी वैल्यू है, लाइट की स्पीड का आधा है, 1/4 है, या 0.8 टाइम्स है, 0.9 टाइम्स है, ऐसे केस में जो मास होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि मास वेरी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका मास उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट का जो मास हम कांस्टेंट लेते हैं, न्यूटन के लॉज वगैरह को डिस्कस करते हुए हम जब भी कभी डिफरेंशिएशन करते हैं तो मास को एज अ कांस्टेंट हम डिफरेंशिएशन से बाहर रख देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब तक पॉसिबल है जब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ही कम है, यानी कि डेली लाइफ की अगर हम बात करें, डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास चल रहे हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं और हम उसमें मास को कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसशिप वगैरह है और बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है तो इस तरह के केसेस में हम रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और ये कहता है कि मास वेरी हो सकता है स्पीड के साथ, और मास वेरी होने में भी क्या होता है, बढ़ जाता है।
तो ये वाला जो मास इलेक्ट्रॉन का है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा या कोई छोटी मोटी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब। लेकिन अगर वो बहुत तेजी से मूव करने लगे कुछ इस तरह की वेलोसिटी से, तो मोशन के में आने के बाद उसका जो मास है वो m होता है, और रेस्ट में जो उसका मास था वो m नॉट। इसको बोलते हैं काइनेटिक मास या रिलेटिविस्टिक मास, इसको बोलते हैं हम रेस्ट मास। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं m नॉट क्या है, m नॉट है रेस्ट मास, m नॉट रेस्ट मास है, और m क्या है, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक मास या फिर रिलेटिविस्टिक मास, काइनेटिक मास या फिर रिलेटिविस्टिक मास। और इनके बीच में रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान रखें। और देखिए अपान वाला रिलेशन है जैसे कि टाइम डायलेशन का होता था, जैसे टाइम डायलेशन का रिलेशन था वैसे ही टाइप का ये रिलेशन है। तो टाइम डायलेशन में जैसे t की वैल्यू t नॉट से ज्यादा थी, वैसे यहाँ पर भी m की वैल्यू जो होगी वो m नॉट से क्या होगी, ज्यादा। यानी किसी भी पार्टिकल का जो रिलेटिविस्टिक मास होता है वो उसके रेस्ट मास से क्या होता है, ज्यादा। किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक मास या रिलेटिविस्टिक मास होता है वो रेस्ट मास से ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन का ये जो मास होता है इस मास से ज्यादा आंसर आना चाहिए कोई, क्योंकि ये रेस्ट मास है और हमें निकालना है काइनेटिक मास। तो फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इक्वल टू ये m नॉट की वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं, ये पूरा रखेंगे अभी यहाँ पर हम, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ये फ्रैक्शन वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस वी की जगह पर लिखना है c/2, v की जगह पर लिखना है c/2, तो c/2 का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, और जो 1/2 का स्क्वायर था वो बन जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 यानी 3/4, 3/4 उल्टा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 यानी 2/√3, ये हो जाएगा उल्टा, और उसके साथ में हो जाएगा क्या, ये m नॉट, ये हो गया 2/√3। m नॉट की वैल्यू कितनी, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सुविधा के लिए हम 9.1 को 9 भी बोल सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं इसको सिंप्लीफाई करने का। अगर इसको हम 9 ले लें तो 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और जो दूसरा वाला 3 है उसको हम √3 इंटू √3, और उसके बाद में 10 पावर कितना -31 किलोग्राम, और इस √3 से इसको हटा दिया। अब आसान हो गया, 2 इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू तो पता ही होगा 1.732, और इंटू में 10 पावर -31 किलोग्राम। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 ये है 6 है 102 आएगा, यानी कि 102 का मतलब कितना, 102 का मतलब कुछ इस तरह से आएगा, और एक पॉइंट पर डेसिमल लगाएंगे यानी 10.2 के आसपास, मतलब और भी वैल्यू आएगी, बट ये इंटू में 10 पावर -31, और ये 1 पॉइंट अगर हम इसको 0.2 करें तो 1.02 का मतलब ये बन जाएगा 10 पावर -30, और ये किलोग्राम है ना, 1.02 इंटू 10 पावर -30 किलोग्राम। 1.02 तब आया है जब हमने 9.1 को 9 लिया है, और साथ ही हमने 1.732 का सिर्फ 1.7 लिया है। तो ये हमने जो बाकी का टर्म हमने छोड़ा है, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1.02 है वो 1.05 के आसपास कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और बाकी पार्ट को देखते हुए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें -31 है और इसमें -30 है, तो आपका -30 ही आया था, है ना, ये -31 इसकी वजह से, ये डेसिमल की वजह से -30 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, तो आपको बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि 1.0 और 1.03 1.05 ऐसे ऑप्शन दिए होते तब आपको एक्यूरेट करके चेक करना होता, बट इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं, लमसम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या फिर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। अभी देखिए आपने 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कर लिया है, आपने मास के वेरिएशन के ऊपर कर लिया है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर लिया है, टाइम डायलेशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, the velocity at which the relativistic momentum of particle becomes twice of its Newtonian momentum is the, क्या बताना है, the velocity at which the relativistic momentum of the particle becomes twice of its Newtonian momentum is। ठीक है ना, तो देखिए न्यूटोनियन मोमेंटम की अगर हम बात करें, न्यूटोनियन मोमेंटम का फार्मूला क्या है, न्यूटोनियन मोमेंटम, न्यूटोनियन मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग, न्यूटन के लॉज हम जब यूज करते हैं तो उसमें मास जो हमारा होता है वो रेस्ट वाला मास होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, न्यूटन के लॉज हम जब यूज करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, मास एज अ कांस्टेंट, यानी कि रेस्ट मास हम पार्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो ये होगा न्यूटोनियन मोमेंटम। और क्या करें, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, पहले तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लिख लेते हैं। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा,
रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे m इंटू में क्या, v, m इंटू में v। अब यहां पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूटोनियन मोमेंटम, यानी जो रिलेटिविस्ट ये मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम है वो न्यूटोनियन मोमेंटम के 2 गुने के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि m इंटू वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m नॉट v, ठीक है ना। m इंटू वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू वी। तो आप देखिए यहाँ से v से v आपका हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ m है और यहाँ m नॉट है, तो m की जगह पर आप लिखिए, क्योंकि ये काइनेटिक मास है ना, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में काइनेटिक मास यूज करेंगे और न्यूटोनियन मोमेंटम में रेस्ट मास यूज करेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो इस मोमेंटम के 2 गुने के बराबर है, तो 2 गुने के बराबर हमने कर दिया। तो m इज इक्वल टू 2 इंटू एम नॉट हो गया, और m की जगह पर लिखेंगे क्या, m की जगह पर लिखेंगे m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम नॉट, सॉरी m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये इधर ले आइए, तो ये 1 अपान 4 इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 4 यानी कि 3 अपान 4, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट थ्री उसके अपान में आएगा 2 और उसके साथ आएगा c, तो v इक्वल टू √3/2 इंटू सी। इसमें आप ढूंढ लीजिए v इक्वल टू √3/2 इंटू सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कंडीशन आपको ये बनाना था, कंडीशन ये था कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है वो न्यूटोनियन मोमेंटम के 2 गुने के बराबर है, तो हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को न्यूटोनियन मोमेंटम के 2 गुने के बराबर कर दिया। और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में जो मास यूज होगा वो काइनेटिक मास या रिलेटिविस्टिक मास होगा, और न्यूटोनियन में जो मास होगा वो रेस्ट मास होगा। और ये काइनेटिक मास का ये फार्मूला आपको पता है, यही फार्मूला हमने यूज करके सॉल्व कर दिया है, और कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 9.0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन फिर आसानी से मिल जाएगा। 9.0 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम में दिया हुआ, किलोग्राम नहीं। इफ इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू 4/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देन इट्स इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास मतलब क्या, काइनेटिक मास, इफेक्टिव मास मतलब काइनेटिक मास, क्योंकि मोशन में आने के बाद जो मास होगा वो बदल जाएगा, तो वही है आपका काइनेटिक मास या वही है आपका रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। तो सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल सा केस है। मास पहले जो दिया हुआ रेस्ट मास दिया हुआ यानी m नॉट दिया हुआ है वो है 9.0 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हुआ इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, कितनी तेज मूव कर रहा है, लाइट की स्पीड का 4/5, तो 4/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको निकालना है इफेक्टिव मास या काइनेटिक मास, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ये हमें m पता करना है। तो इसमें हम मास की वेरिएशन का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसमें आप m नॉट और v की वैल्यू रख दीजिए। m नॉट की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻31 ये हुआ, और अपान में अंडर रूट करने पर आएगा यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर, v मतलब कितना, v मतलब 4/5 c, तो 4/5, उसके बाद c इसका होगा स्क्वायर और अपान में होगा c का स्क्वायर। अब देखिए c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर होगा 16, यहाँ होगा 25, तो 25 माइनस 16 यानी 9/25 यानी कि 3/5, स्क्वायर रूट लेने पर 3/5 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा और आसानी मतलब धीरे धीरे करता हूँ, नहीं गलत हो जाएगा ये 9.0 इंटू 10⁻31 अपान स्क्वायर रूट के अंदर ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कटा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 ऊपर जाएगा 3 अपान में हो जाएगा, तो ये हो गया 5/3 इंटू 9 इंटू 10⁻31, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 3, 5 इंटू 3 करेंगे 15, तो 15 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 15 इंटू 10⁻31 किलोग्राम
लेकिन ऑप्शन सारे ग्राम में दिए हुए हैं, तो किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो -31 है वो -28 बन जाएगा। 15 इंटू 10⁻28 ग्राम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से कुछ इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी चूंकि ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तो ये अपने आप में काफ़ी मतलब ब्रॉड है, और इसमें कई तरह से भी और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम वगैरह है उसके ऊपर। बट आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के अगर लेवल की बात करें तो बस ऊपर ऊपर ही चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें तो आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आगे एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हट करके है। इसमें देखिए क्या है, द इक्विवेलेंट रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ 662 नैनोमीटर सेल बी। देखिए ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको क्या कर रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ फोटोन। फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास पूछ रहे हैं। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल। फोटोन मतलब क्या, लाइट का पार्टिकल। और ये जो लाइट का पार्टिकल फोटोन है, ये कभी भी रेस्ट में रहता नहीं है ना। लाइट का पार्टिकल जो फोटोन है वो रेस्ट में नहीं रहता है। तो फोटोन मतलब कि आप कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट, है ना, लाइट पार्टिकल आप हम कह सकते हैं। लाइट मतलब हल्का नहीं, लाइट मतलब प्रकाश से। तो लाइट का जो पार्टिकल है उसी को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, इसलिए इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। अब ये क्वेश्चन कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ये न जाने कितने एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा फेमस है और इतना आसान भी है ना। ये तो जैसे नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होता है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक, लेकिन आप इसको याद रखें क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फोटोन जो है रेस्ट में नहीं होता, उसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन फोटोन जब मोशन में आता है तो उसका अपना मास होता है, यानी फोटोन का काइनेटिक मास 0 नहीं है, फोटोन का रेस्ट मास सिर्फ 0 होता है। तो हमें यहां पर इस सवाल में काइनेटिक मास या रिलेटिविस्टिक मास ही पूछा हुआ है फोटोन का, और उस फोटोन के बारे में एक चीज दिया है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, 662 नैनोमीटर। वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू गिवन है 662 नैनोमीटर, और प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू दिया हुआ है 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको लैम्डा और एच का यूज करते हुए फोटोन का मास बताना है, रिलेटिविस्टिक मास बताना है। तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि ये जो एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू, जो आपने पढ़ा है mc², ये फार्मूला E इक्वल टू एक और तरीके से यूज होता है फोटोन के लिए h न्यू, और न्यू का मतलब होता है c अपान लैम्डा, तो ये बन जाएगा h c अपान में लैम्डा। तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को आपस में रिलेट करें, इन दोनों टर्म को, mc² भी एनर्जी है और hc अपान लैम्डा भी एनर्जी है, अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करें तो हमें मास मिल जाएगा। हमें c पता है, हमें h पता है, हमें लैम्डा पता है। ठीक है, तो यही हमारा एक फार्मूला यहां बन जाएगा, और वो फार्मूला क्या है कि mc² इज इक्वल टू hc अपान लैम्डा। एक c से ये एक c कैंसिल हो जाएगा, तो आपको m की वैल्यू चाहिए तो c को आप इधर ले जा सकते हैं, और c को आप इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक ठीक है ठीक है, तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इक्वल टू हो जाएगा, m इक्वल टू h अपान में c और इंटू में लैम्डा। तो रख दीजिए h की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, मतलब एम के सिस्टम में है। c की बात कर लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की जो वैल्यू है वो नैनोमीटर में दिया है। सारा यूनिट हम एमकेएस में यूज कर रहे हैं, तो इसको एमकेएस में करिए, पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। तो 662 इंटू 10⁻⁹ करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर। यहाँ पर वही लिखेंगे 662 इंटू 10⁻⁹, सॉरी 9 नहीं बल्कि हाँ -9 उसके बाद मीटर। ठीक है, अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये 6.62 है और ये 662 है, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स। ठीक, दूसरा ये 10⁻1 ये 10⁻8 मिल करके 10⁻9 और ये 10⁻−9, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 3 बचा और यहाँ 10⁻−34 बचा। तो इसमें क्या हो सकता है, अब
ये हो गया 1/3 इंटू 10⁻⁻34। ठीक, और इसी को सिंप्लीफाई करना है तो 1 को 3 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा ये 0.33 इंटू 10⁻⁻34। और ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं मास, तो ये किलोग्राम में आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसको 3.3 लिखिए। तो जब 3.3 होगा, 3.3 होगा तो ये बन जाएगा 10 के पावर कितना, 10 के पावर माइनस में 35, 10 पावर ये आपका हो जाएगा -35 किलोग्राम। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं मैच कर रहा है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो 6.62 और यहाँ पर है 662 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तब हमें ये चीज़ मिलेगा, यानी ये हमने जो यहाँ 10 लिखा था ये एक्चुअल में 100 होगा, और ये 100 होगा, है ना। इससे इसको डिवाइड करना है तो 100 हो जाएगा। तो 100 का मतलब यहाँ पर एक 10 बचेगा, एक 10 ये ऊपर जाके ऑलरेडी 35 यहाँ पर -35 होगा, और जब 1 से डिवाइड करेंगे उसको मिला करके ये जो 35 था ये क्या बन जाएगा 36। ठीक है ना, ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 100 आएगा, हमने 10 लिखा था, तो ये -36 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक जो है ना ये बहुत भारी पड़ जाता है हमारे एग्जाम में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये हमसे एक मिस्टेक हुई यहाँ पर, बट ठीक है, ये आंसर आ गया है -36। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि अ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज n टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी देन इट्स मास इज। वैसे मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने आगे के क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, बट ठीक है देख ही लीजिए, पहले इसको हम कर ही लेते हैं। वो फार्मूला आएगा तो उसको हम वहाँ पर मतलब इसी चीज़ को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो n टाइम्स है इट्स रेस्ट मास एनर्जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, इस टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं E = mc²। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी या फिर टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, इसी नाम में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी E = mc²। ये मास जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेटिविस्टिक मास को यूज करने पर जो एनर्जी आएगी वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का मतलब जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो भी टोटल एनर्जी है वही उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी टोटल एनर्जी है। अब अगर हम इसके काइनेटिक मास की बजाय रेस्ट मास अगर यूज करते फार्मूले में, इसी फार्मूले में, तो ये जो एनर्जी हमें यहां से मिलता ये हो जाता उस पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी यानी पार्टिकल जब रेस्ट में रहता तब उसके पास उस मास की वजह से जो भी एनर्जी थी वो ये एनर्जी थी। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन भी कर रहा होता और उसके पास वो मास भी है, तब जो उसके पास टोटल एनर्जी है वो उसकी है टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। और टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी में से अगर हम रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर दें तो हमें मिल जाती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे है जिसका अपना कुछ मास है m0 और ये रुका हुआ है तो इसके पास अभी कोई एनर्जी है, फिर ये जब मोशन में आ जाएगा तो इसका मास एक तो बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ फील होता है, और बढ़े हुए मास की वजह से इसकी टोटल एनर्जी अब इस वाली एनर्जी से ज्यादा होगी। तो आप बताइए कि जो भी इसके पास एनर्जी बढ़ गई वो किस वजह से बढ़ गई, सिर्फ मोशन में आने की वजह से तो बढ़ गई, बाकी तो ऑब्जेक्ट वही था। अगर इस मोशन वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी से ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हो गई और क्यों ज्यादा हो गई, सिर्फ मोशन में आने की वजह से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई है। तो आप यहां से जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उस बॉडी की, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इस रिलेटिविस्टिक एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी माइनस करेंगे, यानी E में से हमें E0 को माइनस करना होगा, यानी mc² में से m0c² को माइनस करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखें, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल और कई बार सीधे डायरेक्ट ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस करना चाहिए, तो हमें मिलता है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। अब इस सवाल में क्या कर रहे थे, अब इस सवाल के ऊपर आते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी का n गुना है।
जो काइनेटिक एनर्जी है यानी mc स्क्वायर जो है वो रेस्ट मास एनर्जी का n गुना है। यानी आप ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि mc स्क्वायर जो है वो m नॉट c स्क्वायर का n गुना है, यही कह रहे हैं इस सवाल में, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर से निकलेगा, यानी कि ये पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी के n गुने के बराबर है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट का मास बताना है, यानी कि आपको m की वैल्यू बतानी, मूविंग मास बताना ना, यानी m की वैल्यू बतानी एम नॉट के टर्म। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना, यही इस क्वेश्चन की कंडीशन है कि हमें काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी के n गुने के बराबर करना था। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा एम सी स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन एम नॉट सी स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आपको ब्रैकेट में यहाँ से मिलेगा n और यहाँ से 1, यानी 1 प्लस n, ठीक। और यहाँ से देखिए सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक मास m इक्वल टू एम नॉट 1 प्लस n के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि m इक्वल टू एम नॉट और ब्रैकेट में 1 प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो किया है वो आप देख लीजिए, ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है, इसको हम यही लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, और बिल्कुल इक्वल नहीं है बल्कि n गुना है, तो वो हमने n से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यही किया है, काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी के n गुने के बराबर करके सॉल्व कर दिया, तो हमें ये मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p एंड एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इज। देखिए कोई पार्टिकल जिसका काइनेटिक मास m हो, उसका हम जब टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालते हैं तो फार्मूला आता है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। किसी भी पार्टिकल की अगर काइनेटिक मास हमें पता है m, तो उसकी टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल की टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी को निकालना चाहते हैं और हम उसमें काइनेटिक मास नहीं लिखना चाहते, बल्कि हम उसमें उस पार्टिकल का मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और उसका रेस्ट मास अगर यूज करना चाहते हैं, तो फिर इस एनर्जी का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, इसको आप ध्यान रखें। फार्मूला क्या है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेशन तो नहीं है, इसमें डेरिवेशन वाला लेक्चर अगर आप चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिटेल लेक्चर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ठीक है। ये पूरा फार्मूला है एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और रेस्ट मास के बीच का, ठीक। ये फार्मूला आप कह सकते हैं इसके इक्विवेलेंट ये फार्मूला है, लेकिन ये काइनेटिक मास के टर्म में है और इसमें काइनेटिक मास नहीं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसी से कोई ऑप्शन यहाँ मैच करा लीजिए, क्योंकि यहाँ ई स्क्वायर के टर्म में है और यहाँ स्क्वायर रूट हो गया है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ई इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू मिलेगा ई इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये हमें मिल जाएगा इसी में। तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 4-5 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूविंग विथ वेलोसिटी v इज। हमें क्या बताना है, हमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बतानी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बतानी है जिस ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास m नॉट है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अभी अभी हमने पीछे बताया था, पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में ये आपने ये वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला आपने लिखा था ना, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है ना, ये नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है, ये है नॉर्मल या न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी, ये है हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही वाला हम यूज करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फार्मूला है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के इक्वल टू लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है।
बट इसमें m नहीं यूज करना है, m नॉट यूज करना है। तो इस काइनेटिक मास की जगह पर ये मास के वेरिएशन वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, m इक्वल टू एम नॉट अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, उसके साथ में ये सी स्क्वायर और माइनस में क्या, माइनस में एम नॉट सी स्क्वायर। ये है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और इसमें आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर जो बी है, एम नॉट सी स्क्वायर और अपान में 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, ये है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। मतलब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पहुंच जाए इस ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, एट व्हाट स्पीड विल बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से दौड़े कि उसका जो काइनेटिक मास है वो रेस्ट मास के 3 गुने के बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको पता है काइनेटिक मास और रेस्ट मास के बीच का रिलेशन m इक्वल टू एम नॉट अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक मास है वो रेस्ट मास का 3 गुना हो गया। तो बताना कि ये वेलोसिटी कितनी थी, तो 3m इक्वल टू एम नॉट अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल होगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पहले निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 9, दैट मीन्स 8 अपान 9। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी स्क्वायर का करके स्क्वायर रूट ले लीजिए तो वी इक्वल टू हो जाएगा ये रूट के अंदर 8 अपान 9 और उसके बाहर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, वी इक्वल टू रूट 8 अपान 9 इंटू सी। अच्छा सॉरी, इसकी वैल्यू बतानी होगी, तो वैल्यू बतानी है तो सॉल्व कर लीजिए आप। इसमें रूट 8 अपान 9 है। ठीक है, रूट 8 अपान 9 का मतलब क्या, रूट 8 का मतलब है ये कि 2√2 और अपान में 9 का मतलब 3 और ये सी का मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 की वैल्यू रख दीजिए तो 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 और इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 है, 14 दूना 28 यानी 2.8 है ना, 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा और भी ऑप्शन है लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया, ध्यान रखना है, गलत है ये। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल दोज फ्रेम्स विच आर। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल दोज फ्रेम्स विच आर। कौन से ऐसे फ्रेम होते हैं जिसमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हर जगह एक जैसे ही अप्लीकेबल होते हैं, ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले एक बात बता देता हूं, पोस्टुलेट्स ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें 2 पोस्टुलेट थे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जिसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है। तो इस पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, सबसे पहला पोस्टुलेट यही था कि जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज होते हैं जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारे जो फंडामेंटल लॉज होते हैं फिजिक्स के, वो हर एक इनर्शियल फ्रेम में एक जैसे अप्लीकेबल होते हैं, है ना। चाहे वो कोई फ्रेम है वो रेस्ट में है, चाहे वो कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गए। हर एक इनर्शियल फ्रेम में ये सारे लॉज बिल्कुल सेम तरीके से अप्लीकेबल हैं, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आता। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं कि मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल इनर्शियल फ्रेम, जिसका मीनिंग वही है जो ये कह रहे हैं, ऑल इनर्शियल फ्रेम आर आइडेंटिकल, आप कह सकते हैं, ऐसे कुछ कह लीजिए। ठीक है ना, यानी कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, जितने भी फिजिक्स के या ऑल फंडामेंटल लॉज, ठीक है, ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम है उन सभी इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं वो बिल्कुल एक तरीके से अप्लीकेबल होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आता, पहली बात ही। दूसरा पॉइंट जो था उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो हर एक इनर्शियल फ्रेम में सेम होती है और उसकी वैल्यू होती है c। मतलब कोई भी आप इनर्शियल फ्रेम ले लीजिए, हर एक इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड c आएगी, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में उसको मेजर करिए। जैसे मान लीजिए
लाइट के पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, तो एक फोटोन यहाँ है और एक फोटोन यहाँ है ना, या तो ऐसे लीजिए, एक फोटोन यहाँ है और एक फोटोन यहाँ है। अगर ये दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालिए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालिए, या फिर दोनों बिल्कुल, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, या तो फिर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये भी ऐसे मूव कर रहा है, आप इसमें ए के रिस्पेक्ट में बी की या बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालिए। दोनों ही कंडीशन में जो लाइट की स्पीड या फोटोन की स्पीड आएगी किसी भी दूसरे फोटोन की, वो कितनी निकल के आती है, सी निकल के आती है। ऐसा नहीं होगा कि सेम डायरेक्शन में है, तो जैसे होता है ना कि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या करते हैं, वी ए माइनस वी बी, है ना, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लाइट के साथ नहीं चलता है, फोटोन के साथ ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। फोटोन में चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब भी, चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तब भी, उनका जो रिजल्टेंट आता है, उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, सी आती है। तो वहां पर हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम यूज करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद सी मिलता है। एक तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक फोटोन है, एक दूसरा फोटोन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। ये तो अपोजिट वाला हो गया। इसी तरह से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब नजदीक आ रहे हैं, और एक दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का बताइए। तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों सेम जा रहे हैं तो सी माइनस सी करेंगे 0 हो जाएगा, अपोजिट जा रहे हैं तो सी प्लस सी करेंगे 2c आएगा, नहीं, सी ही होता है। ये है हमारा दूसरा पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की जो स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर, वो स्पीड कितनी होगी, सी होगी। और पहला क्या था कि जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं वो हर एक इनर्शियल फ्रेम में बिल्कुल एक जैसे बिहेव करते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो हर जगह पर एक ही तरीके से होल्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से। और ऐसे सभी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, जहां पर फिजिक्स के सभी फंडामेंटल लॉज होल्ड करते हैं। और ये क्वेश्चन इसी पहले वाले पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनर्शियल फ्रेम। चलिए आगे बढ़े, ये दोनों आप याद रखें, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, नोट्स में हमने ये लिख करके आपको प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि the energy of electron is 10 power 4 million electron volt, what is its mass in terms of its rest mass m0। एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी दिया हुआ है, ई की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको उस इलेक्ट्रॉन का मास बताना है, मास मतलब काइनेटिक मास बताना है, और रेस्ट मास के टर्म में बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, है ना। इस तरह का ऑप्शन बताना है कि रेस्ट मास का कितना टाइम्स काइनेटिक मास है। तो सिंपल सी बात है, आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, ये मास एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू है 10 पावर 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें इस मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ से मास को किलोग्राम में और सी को मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको क्या लिखेंगे, मिलियन का मतलब हो गया 10 पावर 6, ये 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अब ये पूरा जूल में हो गया, ये पूरा जूल में हो गया। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, m निकालना होगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 6 और 4 10 और ये माइनस 19 है, तो ये कितना हो जाएगा -9। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 और अपान में हो जाएगा c स्क्वायर। c स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर कितना 16। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सॉरी माइनस 9 और ये माइनस 16 कितना हो जाएगा -25। तो -25 और ये अपान में 9। ठीक है, 9। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक मास। लेकिन हमें काइनेटिक मास जो बताना था, ये किलोग्राम में आ गया। ये जो मास हमें बताना था वो रेस्ट मास के टर्म में बताना था, रेस्ट मास के टर्म में। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास यहाँ पर नहीं है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम रेस्ट मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 25 अपान 9 है, और इसमें आप m0 से मल्टीप्लाई करिए, m0 से आप डिवाइड करिए। जो डिवाइड वाला m0 है उसकी आप वैल्यू रख दीजिए और इस वाले को रहने दीजिए ऐसे ही।
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻25 और अपान में ये हो जाएगा आपका 9 इंटू ये m नॉट की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये ना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसके बाद यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, m नॉट। ठीक है, बस अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ से आपको इसमें से कोई एक आंसर जो है वो मैच करता हुआ मिल जाएगा, या तो कहिए तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। सॉल्व कर दें, चलिए ये -31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 25 है तो 25 और +5 और +1 यानी 6, प्लस में 6 बचेगा तो ये 1.6 और ये 9.1, इसको हम 16 लिखेंगे, इसको हम 9 लिखेंगे, इसको हम 9.1 को 91 लिखेंगे, और ये ऊपर जाएगा हमारा 10 पावर कितना 6 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये 91 है, ये 9 है और ये 16 है, ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से एक आंसर मैच कर जाएगा, और मुझे लगता है कि आपका जो आंसर नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कोई मैच कर जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन बी ही आना चाहिए इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका होमवर्क है, ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया, बाकी आप करके इसका आंसर देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फ्रेम्स फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर कॉल्ड। ऐसे फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो जहां पर वैलिड होता है, जहां अप्लीकेबल होता है, ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम होता है और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है या वैलिड होता है, वो हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम, और जिसमें ये होल्ड नहीं करता वो होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है, मतलब इसका एक्सिलरेशन 0 होता है। एक्सिलरेशन 0 होने का मतलब या तो वेलोसिटी 0 होगी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ऐसे फ्रेम जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो उनका एक्सिलरेशन 0 होगा, यानी वो नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ये क्या है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम बोले जाते हैं, इन्हीं को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। यही क्या है हमारे इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक्सिलरेटेड फ्रेम होते हैं, इनका एक्सिलरेशन 0 नहीं होता है, ये एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसमें हम रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ले सकते हैं, जितने फ्रेम रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन करने वाले जो फ्रेम होते हैं या जिनके पास अपना कोई एक्सिलरेशन होता है, वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम के कैटेगरी में आते, ठीक है ना। और अगर इनका अपना एक्सिलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि एक वेरिएबल वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो उसका एक्सिलरेशन आएगा, और एक्सिलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम इसको बोला जाए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, बट यहां पर एक बात और आप ध्यान रखें, जब हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो आपको पता है अर्थ जो है वो रोटेटरी फ्रेम की कैटेगरी में आ रहा है। अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पर और सन के अबाउट रिवॉल्व भी करता है। तो अर्थ हमारा एक रोटेटरी फ्रेम होने के बावजूद भी, देखिए वैसे अगर देखा जाए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये बात तो सच है कि जो अर्थ है वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हम अर्थ को एज अ एज अ इनर्शियल फ्रेम भी, इसको हम एज अ इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करते हैं। और इसका एक कारण हम आपको बता दें, एक्चुअल में जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम नाम रखा गया है वो इसी बेसिस पर रखा गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो आपका अर्थ है, यानी जो हमारा अर्थ है, वो अर्थ रोटेटरी फ्रेम होने के बावजूद भी, रोटेटरी फ्रेम होने के बावजूद भी यहां पर न्यूटन के तीनों लॉज अप्लीकेबल हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो अप्लीकेबल है, और जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लीकेबल है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है ना। तो इस बेसिस पर हम इसको इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते। दूसरी बात, अर्थ भले ही रोटेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो रोटेशनल मोशन होता है उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, जिस वजह से हम इसके रोटेशनल मोशन को इग्नोर कर देते हैं और इसको हम एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एज सच अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल ही है, क्योंकि रोटेट तो करता है,
लेकिन इसके रोटेशनल मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है। इस वजह से हम इसके रोटेशन को इग्नोर करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर न्यूटन के लॉज मतलब रोटेटरी होने के बावजूद भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ इनर्शिया वो यहाँ पर वैलिड होता है। इस वजह से भी हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आपको कि अर्थ रोटेटरी फ्रेम होने के बावजूद भी इसको हम इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ये हम पीछे ही आपको बता चुके हैं, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि ये फोकस में आ जाए एक बार। कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है लेकिन काइनेटिक मास 0 नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन भी हमने पीछे आपको बता दिया, 2 photons are moving in opposite direction each with velocity c, then their relative velocity will be। देखिए इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसको हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बोलते हैं, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला आप देख लीजिए, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है u डैश इज इक्वल टू u प्लस वी, और सॉरी u इक्वल टू u डैश प्लस वी और अपान में 1 प्लस u डैश वी और अपान में c स्क्वायर। इस तरीके से हम इस फार्मूले को लिखते हैं। इसका एक दूसरा भी फॉर्म है, अगर हम u डैश निकालें तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा u माइनस वी अपान 1 माइनस u वी अपान में c स्क्वायर। अब इसमें u क्या है, u डैश क्या है, v क्या है, ये समझ लीजिए आप जल्दी से। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम लें, एक रेस्ट वाला है और एक मूविंग वाला है, और यहाँ पर एक पार्टिकल लेते हैं। इस पार्टिकल का इस वाले फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो यू डैश है, इस पार्टिकल का इस फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो यू है, और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो वी है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है u और u डैश इन दोनों फ्रेम के लिए, और इस फ्रेम की रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो कितनी है, v। तो इनका आपस में रिलेशन होता है ये u इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपान 1 प्लस यू डैश वी अपान सी स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ठीक है, और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का यूज करके हम बहुत सारी चीजों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 फोटोन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अगर हम एक की वेलोसिटी को प्लस सी बोलेंगे, फोटोन है तो सी स्पीड होगी, एक की स्पीड को सी बोले तो दूसरे की स्पीड को माइनस सी बोलना होगा। लेकिन फिर भी वो सी और माइनस सी को हम जब इस फ्रेम के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो ये फार्मूला हम इसी तरीके से यूज करते हैं कि u इक्वल टू, यानी एक तरह से यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, एक फोटोन के रिस्पेक्ट में दूसरे फोटोन की यही रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पर आता है c प्लस सी अपान 1 प्लस सी इंटू सी अपान में सी स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल होगा, और यहाँ c प्लस सी 2c होगा, और यहाँ 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा, c आएगा। तो चाहे दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हमें निकालना होगा कि हम यही u की वैल्यू निकालेंगे और आंसर क्या निकल के आएगा, c। तो सबसे पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। फोटोन के केस में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आती है, c आती है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों का जो डायरेक्शन था वो अपोजिट होने के बावजूद भी ये फार्मूला हमने ये प्लस वाले की तरह ही यूज किया, सबकी वैल्यू प्लस में हमने रखी। ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीज को समझाने में ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर ग्रुप पर या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको डिटेल में वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ना है या पूरी रिलेटिविटी को पढ़ना है तो 4 से 5 लेक्चर हमारे पास हैं, वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे और वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये प्लस में ही क्यों इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि बीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट आपके टीजीटी पीजीटी में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको बता करके लेक्चर को लेंदी और बोरिंग करना मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए मुझे लग रहा है यही लास्ट क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जो आपके मन में डर था वो डर अब खत्म हो गया होगा। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले सप्लीमेंट्री लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरा निचोड़ बताया हुआ थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, और उसको देखने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप रिलेटिविटी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाबा आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें।